नमस्कार। आइए सुनते हैं महादेवी वर्मा जी की कहानी दुर्मुख, मेरी आवाज़ में। किसी को विश्वास ना होगा कि बोलचाल के लड़ाकू विशेषण से लेकर शुद्ध संस्कृत की दुर्मुख, दुर्वासा जैसी संज्ञाओं तक का भार झेलने वाला एक कोमल प्राण खरगोश था। परंतु यथार्थ कभी कभी कल्पना की सीमा नाप लेता है। किसी सजातीय विजातीय जीव से मेल ना रखने के कारण माली ने उस खरगोश का लड़ाकू नाम रख दिया। मेरी शिष्याओं ने उसके कटखने स्वभाव के कारण उसे दुर्मुख पुकारना आरंभ किया और मैंने उसकी अकारण क्रोधी प्रकृति के कारण उसे दुर्वासा की संज्ञा से विभूषित किया। उस शशक दुर्वासा की प्राप्ति एक दुर्योग ही कही जाएगी। पड़ोस के एक सज्जन दंपति ने खरगोश का एक जोड़ा पाल रखा था, जिसने उनके आंगन में मिट्टी के भीतर सुरंग जैसा अपना निवास बना लिया था। संध्या होते ही गृहिणी उस सुरंग के द्वार पर डलिया रखकर उस पर सिल रख देती थी। एक रात वह सुरंग का द्वार मूंदना भूल गई और निरंतर ताक झांक में रहने वाली मारजारी ने बिल में घुसकर दोनों खरगोशों और उनके 3 बच्चों को शत विक्षत कर डाला। केवल एक खरगोश शिशु माँ के पैरों के बीच छिपा रहने के कारण जीवित बच गया। इतने छोटे जीव को पालने की जो समस्या थी, उसका समाधान हमारे माली ने उसे मेरे घर पर लाकर कर दिया। खरगोश स्तनपायी जीव है, अतः बच्चे को रुई की बाती से दूध पिला पिलाकर बड़ा करने का यत्न किया जाने लगा। रहता तो वह मेरे कमरे में ही था। उसके बैठने और सोने के लिए एक मचिया पर रुईदार गद्दी बिछा दी गई, पर वह प्रायः मेरे तकिए के पास ही सो जाता था। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होने लगा, त्यों-त्यों उसका क्रोधी स्वभाव हमारे विस्मय और चिंता का कारण बनने लगा। वस्तुतः खरगोश बहुत निरीह जीव है। दांत होने पर भी वह किसी को काटता नहीं और पंजे होने पर भी वह किसी को नोचता खरोंचता नहीं है। भय उसका स्थायी स्वभाव है। नवपालित शशक हमारी धारणाओं के सर्वथा विपरीत था। दूध भात देर से मिलने पर वह पंजों से कटोरी उलट देता, देने वाले के हाथ में या हाथ पहुंच से बाहर होने पर पैर में अपने नन्हे पैने दांत चुभा देता और कमरे भर में दौड़ दौड़कर जो कुछ भी उसकी पहुंच में होता उसे फेंकता, उलटता हुआ घूमता रहता। उसके भय से छिपकली क्या, अन्य कीट पतंग तक मेरे कमरे से दूर रहते थे। ऐसे वह अन्य खरगोशों के समान ही प्रियदर्शन था, परंतु एक विशेषता के साथ। कुछ बड़े बड़े सघन कोमल और चमकीले फर के रोमों से उसका शरीर आच्छादित था। पूंछ छोटी और पंजे स्वस्थ और सुंदर थे, जिनसे वह हर समय अपना मुंह साफ करता रहता था। कान विलायती खरगोशों के कानों के समान कुछ कम लंबे थे, लेकिन सुडौल और सीधे रहने थे। विशेषता यह थी कि एक कान काला था और एक सफ़ेद। काले कान के ओर की आंख भी काली थी और सफ़ेद कान के ओर की लाल। सामान्यतः सफ़ेद खरगोशों की आंखें लाल और काले या चितकबरों की काली होती हैं, लेकिन इस खरगोश की दोनों आंखों ने अपने 2 भिन्न रंगों से उस नियम का अपवाद उपस्थित कर दिया था। कभी कभी लगता मानो 2 भिन्न खरगोशों का आधा आधा शरीर जोड़कर एक बना दिया गया हो और आंखों में एक ओर नीलम और दूसरी ओर रूबी का चमकीला मनका जड़ दिया गया हो। स्वजाति की सतर्कता और आतंकित मुद्रा का उसमें सर्वथा अभाव था। मेरे कमरे में स्प्रिंगदार जाली के दरवाजे लगे हैं और खिड़कियों में भी जाली है। अचानक किसी कुत्ते के भीतर आ जाने की संभावना नहीं रहती थी, परंतु जाली के बाहर तो वे प्रायः मेरी प्रतीक्षा में खड़े हो ही जाते थे। लेकिन खरगोश न भागता और न ही छिपने का प्रयास करता, बल्कि जाली के पास आकर क्रोधित मुद्रा में अपनी दोनों काली लाल आंखों से उन्हें घूरता रहता था। बिल्ली अगर जाली के खिड़की पर बैठ जाती तो वह अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर उसे देखता और मुख से विचित्र क्रोध भरा स्वर निकालता। मेरे कमरे में दुर्मुख के रहने से शेष पशु पक्षियों को निर्वासन ही मिल गया था। इसी से जब वह कुछ बड़ा, हृष्ट-पुष्ट और चिकना हो गया, तब मैंने उसे अपने पशु पक्षियों के लिए रहने वाले जाली के घर में पहुंचाना उचित समझा। वहाँ आधा फर्श सीमेंट का है और आधा कच्ची मिट्टी का, क्योंकि खरगोश जैसे जीव मिट्टी खोद खोद कर अपने लिए निवास बनाकर ही खुश रहते हैं। पिंजरे या पक्के फर्श वाले घर में उनके जीवन का स्वाभाविक विकास और उल्लास रुक जाता है।
दुर्मुख ने पहले तो मिट्टी खोदकर अपने रहने के लिए सुरंग के जैसा घर बनाया और उस निर्माण कार्य से अवकाश मिलते ही जाली घर के अन्य निवासियों से युद्धम देहि कहना आरंभ किया, अर्थात युद्ध करो। उसके झपटने और काटने के कारण कबूतर, मोर आदि दाना चुगने के लिए नीचे उतरना बंद कर दिए। वे तब तक अपने अड्डों और झूलों पर बैठे रहते जब तक दुर्मुख अपने भोजन से तृप्त होकर अपने सुरंग वाले घर में विश्राम के लिए ना जाता। कभी कभी सुरंग में भी उसे अपने प्रतिद्वंदियों के नीचे उतरने की आहट मिल जाती। तब वह अचानक उन पर आक्रमण करके किसी को गर्दन और किसी के पैरों में अपने पैने दांत गड़ा देता। वे बेचारे आर्त स्वर से कोलाहल करते हुए ऊपर उड़ जाते। अंत में यह सोचकर कि दुर्मुख के क्रोधी स्वभाव के कारण संभवतः उसका स्वजाति शून्य अकेलापन है, मैं नखास कोने में बड़े मियाँ के घर से एक शशक वधू खरीद लाई। वह हिमखंड जैसी चमकीली, शुभ्र और लाल विद्रुम जैसी आँखों वाली थी। इसी से उसे हम हिमानी कहने लगे। पर मेरी यह धारणा कि दुर्मुख उसके साथ शिष्ट खरगोश के समान व्यवहार करेगा गलत सिद्ध हुई। अपनी काली लाल आँखों में मानो धुआं और ज्वाला मिलाकर आग्नेय दृष्टि से उसने नवागता को देखा और आक्रमण कर दिया। बड़ी कठिनाई से हम उस बेचारी की रक्षा कर सके। अपने बिल में तो दुर्मुख ने उसे घुसने ही नहीं दिया, और जब एक बार उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हिमानी ने उसके सुरंग भवन में प्रवेश का साहस किया, तब सुरंग के स्वामी ने अचानक लौटकर उसे कानों से खींचते हुए बाहर ही नहीं निकाल दिया, उसके सुंदर कोमल और हिम शुभ्र कानों को कुतर कर लहूलुहान भी कर दिया। निरुपाय हिमानी ने जब दूसरा बिल खोदा और उसमें कोमल हरी दूब बिछाकर अपना घर बनाया, तब दुर्मुख उस पर भी अधिकार जमाने के लिए लड़ने लगा। फिर शीत के कुछ मास बीत जाने पर और वासंती ग्रीष्म के लंबे दिन लौट आने पर दुर्मुख की लड़ाई झगड़े की आदत में थोड़ा अंतर दिखाई पड़ा। एक दिन जब हिमानी अपने बिल से 6 बच्चों की सेना लेकर निकली तो जाली घर में ही नहीं, मेरे घर में भी उल्लासोत्सव की लहर बह गई। पर इस नवीन सृष्टि के आने के साथ ही दुर्मुख की अकारण क्रोधी प्रकृति भी अपने संपूर्ण ध्वंसात्मक आवेश के साथ लौट आई। वह किसी बच्चे का पांव चबा डालता, किसी का कान कुतर देता और किसी की पीठ में घाव कर देता। कदम्ब के फूल से फूले वे कोमल बच्चे रक्त से रंग बिरंगे हो जाते। हिमानी भी अपनी संतान की रक्षा के प्रयत्न में नित्य ही घायल होने लगी। लॉरिक्सेन मरहम, नेबा सल्फ पाउडर, रुई आदि की गंध से अशोक वृक्ष की छाया में मालती लता से छाया चिड़ियाघर भी अस्पताल का स्मरण दिलाने लगा। फिर एक दिन क्रोध में दुर्मुख ने 2 शशक शावकों की कोमल गर्दन अपने तीखे दांत से इतनी शत विशत कर डाली कि वे बचाए ना जा सके। स्थिति इतनी चिंतनीय हो जाने पर मैंने उसे अलग रखने का निश्चय किया। बड़े जालीघर के पास एक छोटा जालीघर बनाकर उसमें दुर्मुख को स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ से वह देख तो सबको सकता था परंतु आक्रमण नहीं कर सकता था। अपने निर्वासन में कुछ दिनों तक निष्फल क्रोध से वह छटपटाता रहा। फिर धरती खोदकर बिल बनाने में व्यस्त हो गया। बड़े जालीघर में जाने के लिए उसने ऐसा अव्यर्थ उपाय खोज निकाला जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। धरती के नीचे नीचे उसने एक इतनी लंबी सुरंग खोद डाली जो बड़े जालीघर के भीतर पहुंच गई, और इसी से वह बड़े जालीघर में बिना रोक टोक आने जाने लगा। माली ने बड़े जालीघर में खुलने वाली सुरंग के द्वार पर पत्थर से बंद तो कर दिया, परंतु इससे दुर्मुख का आक्रमण रोकना कठिन था। वह नए नए द्वार बना लेता और जालीघर को जब तब रण क्षेत्र में परिवर्तित करता रहता। उसके बच्चे बड़े हो गए और उनके भी बच्चे होने लगे, पर उनमें से ना तो कोई दुर्मुख से लड़कर बल में जीत सका और ना अपत्य स्नेह से उसका हृदय जीत सका। अगर मृत्यु उसे ना जीत लेती तो यह क्रम निरंतर चलता रहता। फिर एक दिन जाकर देखा तो दुर्मुख निश्चेष्ट और ठंडा पड़ा है और एक सपोले के पूंछ की ओर का भाग उसके दांतों में दबा है। सपोले के मुख की ओर का भाग उसके पंजों के नीचे था। प्रायः खरगोश की गंध से सांप आ जाते हैं क्योंकि वह उनके प्रिय खाद्यों में से एक है। संभवतः सांप का बच्चा संद से जाली के भीतर घुस आया हो, क्योंकि बड़े सांप का तो उस जाली में प्रवेश कठिन था और दुर्मुख अपने स्वभाव के कारण ही उस पर झपट पड़ा होगा। वह जालीघर में बने चबूतरे पर भी चढ़ सकता था जिस पर सांप नहीं चढ़ पाता।
और सुरंग से बड़े जालीघर में भी जा सकता था, जहां मोर के कारण सांप प्रवेश नहीं कर पाता। परंतु उसकी लड़ाकू प्रकृति ने बचाव का कोई साधन स्वीकार नहीं किया। क्रोधी प्रकृति में भी पार्थिव रूप से मारक विष नहीं रहता। इसी से बेचारा दुर्मुख संपोले का भी दंशन विष नहीं सह सका, परंतु मृत्यु से पहले उसने शत्रु के 2 भाग करके अपना प्रतिशोध तो ले ही लिया। हमने बड़े जाली घर में उसकी समाधि बना दी। मेरे 100 के लगभग खरगोश दुर्मुख की ही प्रजा हैं, इसे कम लोग जानते हैं। उसकी संतति तो अपने पूर्वज का इतिहास जानने की शक्ति नहीं रखती, परंतु मेरे घर में उसकी विशेषताओं की चर्चा प्रायः हो जाती है। मेरे माली का तो निश्चित मत है कि उस खरगोश पर पहलवान जी की छाया थी, नहीं तो भला कोई खरगोश सांप से लड़कर उसके टुकड़े कर सकता है। पहलवान की समाधि कहीं पास ही है और उनकी शक्ति की इतनी ख्याति है कि दूर दूर से ग्रामवासी मनौतियाँ मनाने आते हैं, पर मुझे आज भी वह